नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी को सावधानी बरतने और कोविड नियमों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। माना जा रहा है कि दुनिया में जिस तरह से हालात बन रहे हैं उससे नए वेरिएंट को फैलने और मौका मिलेगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि लोग सावधान होने के बजाय लापरवाह ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आपकी लापरवाही से लौट सकता है कोरोना। की लापरवाही से लौट रहा कोरोना। सरकार कर रही तीसरी लहर की तैयारी। आप लापरवाही की हदें पार कर रहे सारी। अस्पतालों को सुविधाओं से किया जा रहा लैस। शिशु वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट पर जोर। झारखंड के लिए अगले 100 से 125 दिन अहम। नहीं चेते तो फूटेगा कोरोना बम। विशेषज्ञों ने की तीसरी लहर की तस्दीक। वीकेंड लॉकडाउन से स्थिति पर पाया काबू। थोड़ी ढील मिलते ही लोग हो गए बेकाबू। WHO ने दी तीसरी लहर की चेतावनी। सड़कों पर हुजूम, बाजारों में ठेला ठेली, वैक्सीनेशन सेंटर पर धक्का मुक्की। ये कोरोना की तीसरी लहर के स्वागत की तैयारियां नहीं तो और क्या है। सरकारी प्रयासों और पाबंदियों ने स्थितियों पर बामुश्किल काबू पाया और हम उन कोशिशों पर पानी फेरने पर आमदा है। मुबारक हो, मुबारक हो। जी हाँ, राजधानी रांची कोरोना फ्री हो गई है। आप चौंकिए मत, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आपको दिखला रहे हैं तस्वीरें रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की, जहां पर आराम से, बहुत ही आराम से खरामा खरामा लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो देखिए, भाई साहब हैं, है आपके पास। WHO ने भी चेतावनी जारी की है, जिसमें तीसरी लहर का खौफ साफ झलकता है। विदेशों में ये दस्तक भी दे चुका है, लेकिन हम मान कर बैठे हैं कि कोरोना की विदाई हो चुकी है। जनाब, आपकी हरकतें तीसरी लहर को दावत दे सकती है और आने वाले 100 दिन झारखंड के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। कि थर्ड वेव आ रहा है, अगला जो 100 से 125 दिन है उस दिन एहतियात बरतने की है। ये हम अपने पास्ट से भी सीख सकते हैं। जैसा कि कई देशों में पहले जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ना शुरू हुए, उसके बाद भारत में भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ना शुरू हुआ। लास्ट जो हमारा सेकेंड वेव आया था, और ऐसी ही स्थिति इस समय भी है। तो थर्ड वेव जो है वो आएगा और जरूर आएगा। और ऐसे में हम सब अगर नहीं सुधरे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि मास्क लगाना, गैदरिंग, सोशल जो गैदरिंग है उससे बचना और हैंड हाइजीन, इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। झारखंड सरकार ने सरकारी और निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट के लिए ताकीद किया है। अस्पतालों में बेड की व्यवस्था और जांच को धारदार बनाने की तैयारियां जोरों पर है। बच्चों पर मंडरा रहे खतरे के मद्देनजर पेडियाट्रिक वार्ड बनाए जा रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि 10 साल से ऊपर के बच्चों पर संक्रमण का खतरा ज्यादा है। जो आने वाला समय है उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अगर हम साइंटिफिक रूप से देखें तो काफी जो छोटे बच्चे हैं, खास करके 10-11 साल के से जो छोटे बच्चे हैं, उनमें कोविड होने के चांसेस उतने नहीं हैं जितना कि हम इस समय संभावना व्यक्त कर रहे थे। इसके साइंटिफिक कॉजेज हैं। पहले की 2 लहरों ने पहले विदेशों में दस्तक दी और फिर भारत में। तीसरी लहर की शुरुआत विदेशों में हो चुकी है, लिहाजा ये किसी भी वक्त भारत में दस्तक दे सकता है। लिहाजा छूट को अपनी जरूरतों से जोड़कर देखें। पिकनिक और सैर सपाटे से नहीं। कोरोना के पहले के गाइडलाइन अब भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले की लहरों में थे। सावधानी और जिम्मेदारी से ही तीसरी लहर से लड़ा जा सकता है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर के साथ आयुष की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर कि हम
कितने लापरवाह हैं और हमारी लापरवाही कितनी भारी पड़ेगी, हम कुछ विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे और पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारा प्रयास ये होगा कि आप आने वाले खतरे को पहले से भांपें और उस खतरे से खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। फिलहाल हमारे साथ जमशेदपुर सीएस डॉक्टर अरविंद कुमार लाल जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। और साथ ही हमारे साथ सदर अस्पताल धनबाद के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजकुमार जी भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरविंद जी के पास चलते हैं। डॉक्टर अरविंद, जो स्थिति देखने को मिल रही है आज के समय में, संचार के माध्यम इतने तेज हैं कि कोई भी सूचना सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके में भी उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है जिसके हाथ में एक मोबाइल है। WHO के प्रमुख ने चेतावनी जारी कर दी है कि वैश्विक स्तर पर तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। भारत में भी जो विशेषज्ञ आंकड़ों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, उन आंकड़ों का विश्लेषण करके वो कह रहे हैं कि भारत में भी तीसरे लहर की शुरुआत हो गई है। यानी अब का समय और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है हमारे लिए, हमें और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लेकिन लोग क्या ये बात समझ रहे हैं? चलिए, तो हम राजकुमार जी से भी यही सवाल रहेगा हमारा। हम उम्मीद करते हैं उन्होंने सवाल सुना होगा और इसका जवाब देंगे वो। अरविंद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम फिर लौटेंगे उनके पास। राजकुमार जी, क्या अभी का संवेदनशील समय लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत है? जी दीपक जी, जैसा कि हम लोगों ने पहले 2 वेव जो देख चुके हैं जी, उस हिसाब से लोगों में जागरूकता का, लोगों में अपने आप में एहसास होना चाहिए कि भाई हमने जब 2 फेज देखा ऐसा, तो अब तो मुझे सतर्क हो जाना चाहिए। और अब ये बातें नहीं रह जाएंगी कि हमको जागरूकता अभियान चलाना है या कुछ, क्योंकि 2 वेव जब लोगों ने देख लिया तो अब जागरूकता वाली बात नहीं रही। अब हर आदमी को सतर्क होना होगा और ये नहीं हमको सिखाना होगा कि आप मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। ये अब हमारे लाइफ स्टाइल में आ जाना चाहिए। अब ये बातें लोगों को समझ में आनी चाहिए कि उनके लिए सिस्टम या सरकार ये हाथ पकड़ कर नहीं चलाना सिखाएगा कि अब आप ऐसे इतने डिस्टेंस पे खड़े रहिए, मास्क पहनिए। ये चीज़ हमारे लाइफस्टाइल में आ जाना चाहिए और लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जब तक लोग सतर्क नहीं रहेंगे, ये जो हम लोग थर्ड वेव की तैयारी करें, हम लोग थर्ड वेव की तैयारी नहीं करें, थर्ड वेव को रोकें, उसको आने ही ना दें। उसको जब हम आने ही नहीं देंगे तब वो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। अब ही लोगों को ये है कि जितना संयम बरतें और अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले, और जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको कम से कम मान कर चले और इसमें कहीं भी कोताही ना बरतें। अभी भी देखा जाता है जैसे कई जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लगातार लोग आ रहे हैं, हालांकि मास्क तो लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग में कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है। हर आदमी की यही इच्छा होती है कि पहले मुझे वैक्सीन लगे, और वो डिस्टेंस मेंटेन करना भी भूल जाता है। अभी मार्केट्स में भी यही हाल है। मार्केट में शुरुआती दौर में देखा गया कि जो वीकेंड लॉकडाउन हुआ था, 1-2 वीकेंड लॉकडाउन तो ठीक ठाक चला। अब आज के दिन में ऐसा होता है कि भाई ठीक है, दुकानें तो बंद है लेकिन लोग झुंड बनाकर घूम रहे हैं, लोग एक जगह बैठे हुए, इकट्ठे होकर बैठे हुए, बिना मास्क के बैठे हुए। तो ये सारी चीज़ें तो समझनी पड़ेगी। अब बहुत दिन हो गया है, ये 2 साल होने को आ रहा है, और एक ही चीज़ लगातार सरकार और सिस्टम के ऊपर हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि सरकार ने ऐसा नहीं किया, सिस्टम ने ऐसा नहीं किया। अब आदमी को खुद अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चीज़ समझना पड़ेगा कि भाई हमको इस दायरे में हमको रहना होगा और इस दायरे में ही सारा अपना काम करना होगा। तो अभी हमको लगता है कि थर्ड वेव की जो भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे अहम रोल हम लोग का है कि जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको हम मेंटेन करके रखें। इसको जितना हम मेंटेन करेंगे उतना हम थर्ड वेव से दूर होते जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो थर्ड वेव मेरे पास एकदम जरूर आएगी। तो जिस थर्ड वेव को लेकर आगाह किया जा रहा है, बावजूद इसके लोग सतर्क नहीं दिख रहे हैं, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये चीज तो लोग जैसे समझ ही नहीं रहे हैं।
उनको लग रहा है कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने में जुटा हुआ है, तो ऐसे में अगर संक्रमित हो भी जाते हैं तो इलाज की पर्याप्त व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जो हालात बनेंगे उनमें कितनी भी व्यवस्था की जाए वो व्यवस्था कम पड़ेगी, और फिर दूसरी लहर में जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, बेड की कमी, दवाओं की कमी से हम जूझ रहे थे, फिर वैसे ही हालात हो जाएंगे अगर लोग सतर्क नहीं रहे तो। राजकुमार जी, एकदम आप ठीक बोल रहे हैं। अभी तो हमको ये चीज समझना होगा कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। जरूरी नहीं है कि सारा का सारा दोष हम सरकार पे करें या सिस्टम पे करें कि नहीं हमको उन्होंने बताया नहीं, हमको सिखाया नहीं। और अगर हमारी तैयारी है तो तैयारी का मतलब ये नहीं कि हमको बीमार पड़ना है, हमारे घर से लोग बीमार पड़े, संक्रमित हो और ज़्यादा सीरियस हो जाए, ऑक्सीजन का जरूरत पड़े। अरे उससे पहले ही हम अपना सारा चीज़ मेंटेन कर रखें। ये लोगों में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। मैं मार्केट जाता हूँ, मार्केट में मैंने देखा कि लोगों के अंदर अभी भी ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं। तो हमको लगता है कि इसमें ऐसा नहीं कि देखिए दूसरे कंट्री में भी लोग फॉलो कर रहे हैं, सारा रूल फॉलो कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ ये है कि रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसको हमको इम्प्लीमेंट करवाना है, चाहे वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाए चाहे जैसे करवाए, लेकिन हमको करवाना है। अभी लोगों के साथ ये है कि अरे चलो नहीं मास्क पहनेंगे, कौन देख रहा है, क्या कर रहा है। नहीं, अगर इसमें हमको लगता है कि या तो लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं, इस चीज़ को कम करने के लिए या दूर करने के लिए हमको लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट मतलब स्टेप लेना होगा, जिसमें कि हैवी पेनल्टी हो। या बहुत हम लोगों ने ये भी करके देखा कि मास्क के लिए कैंपेन चलाया और सैनिटाइजेशन के लिए कैंप बनाया जिसमें रखा। अब ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अब बातें ये होनी चाहिए कि भाई आप इन्फेक्शन फैला रहे हैं, आप इस इन्फेक्शन को फैला रहे हैं, इसलिए आपको दंडित किया जा रहा है। और इस दंड के रूप में चाहे आर्थिक दंड हो या हो सकता है कि जो भी दूसरा दंड हो, लेकिन अब लोगों को दंडित करने का टाइम आ गया है। क्योंकि 2 साल कम नहीं होते, ये काफी होता है लोगों को समझाने बुझाने के लिए। आखिर हम लोग कब तक आपको चम्मच से मुंह में खाना देते रहेंगे। ये चीजें अब लोगों को समझना होगा कि नहीं, हमारा सारा सिस्टम, आप अगर एक आदमी बेवकूफ़ी करता है उसके कारण कई लोग संक्रमित होते हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल जो भी स्टाफ हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सबके सब इफेक्टेड होते हैं। और एक ही चीज को बार बार आपको रिपीटेडली समझाना पड़ रहा है। एक चीज समझना चाहेंगे कि ये जो पाबंदियां लागू की जाती है वो कितना असरदार होता है, या फिर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों को अपनाने के लिए कहा जा रहा है वो कितना असरदार होगा संक्रमण से बचने में? ये अगर प्रॉपर वे में लोग अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन करें या इसको फॉलो करें तो हम 100% बचाव के पक्ष में रहेंगे और 100% हम अपना बचाव कर सकते हैं। संक्रमण को दूर करने का तरीका है यही है। जब संक्रमित होता है तब उसके बाद हम लोग मेडिसिन देना और सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले का जो भी सारा जो प्रोटोकॉल है उसको अगर लोग फॉलो करें तो निश्चित हमारा जो संक्रमण दर है एकदम 0 हो जाएगा। और क्या व्यवस्था है ये भी समझना चाहेंगे, सरकारी स्तर पर किस तरह की तैयारी की गई है और किन संभावनाओं को, जो एक होता है सैचुरेशन पॉइंट तय किया जाता है कि नहीं कम से कम इतने लोगों के लिए हम पहले से तैयार रहें, तो वो किस तरह की तैयारी है सदर अस्पताल के स्तर पर? देखिए दीपक जी, पहले भी हम लोगों ने दो वेव देखा है और उन दोनों वेव को देखने के बाद जो हम लोगों की कमी थी उन सारी कमियों को हम लोगों ने दूर किया है। हमारे सदर हॉस्पिटल में भी 60 बेड का आईसीयू विद पाइपलाइन और मैनीफोल्ड भी लगा हुआ है और हमारे यहाँ पीएसए प्लांट भी लगा हुआ है, ऑक्सीजन पीएसए प्लांट। उसी तरह हमारे एसएनएमसीएच में वहाँ पे कैथ लैब एक बिल्डिंग, पीजी बिल्डिंग, दोनों को हम लोगों ने सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए ही रखा था। वहाँ भी अभी हमारा 3rd वेव के लिए जो है 50 बेड्स का एनआईसीयू वहाँ पे रेडी हो चुका है और वहाँ भी हमारे पीएसए प्लांट लग चुके हैं और कुछ काम बाकी है, लेकिन पहले से ही वहाँ पे मैनीफोल्ड पहले से ही था और पीएसए प्लांट भी लग चुका। और इसमें हमको कहीं भी कोई दो मत नहीं है कि हम लोग कहीं भी तैयारी में कोई कसर छोड़ रखे हैं। हमारी तैयारी पूरी है।
जिस तरह से जो भी रूप में अगर हमारा थर्ड वेव आता है जी। तो उसको हम लोग फ्रंट लाइन पे जाकर लेकिन उससे प्रयास हम लोग यही हो लड़ने कि में थर्ड सक्षम वेव हैं को आज के आने दिन से पहले ही रोका जाए। राजकुमार जी, सदर अस्पताल और मेडिकल Exactly. कॉलेज के स्तर पर तो आपने बता दिया, क्या ये सुविधा पंचायत स्तर तक जो पहुंचाने की बात हो रही थी वो भी देखने को मिल रही है? सीएचसी और पीएचसी भी वेल इक्विप्ड हो रहे हैं? जी 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 जी, हमारे यहाँ पंचायत स्तर पे भी 10-10 बेड का हम लोगों ने आइसोलेशन विथ ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हम लोगों ने तैयार करवाया हुआ है। हमारे कुछ ये जिला से दूर जो भी सीएससी हैं, जैसे कि हमारा टुंडी ब्लॉक हुआ, तो टुंडी ब्लॉक में भी हम लोगों ने जपायुओं की मदद से वहाँ पे पीएसए प्लांट लगा रहे हैं। वहाँ भी 20 बेड का हम एनआईसीयू रेडी कर रहे हैं। तो ये है कि सरकार की तरफ से कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। हम लोग पंचायत लेवल पर भी तैयार हैं और सक्षम है, और हमारा सारी सर्वे होता है जो कि लगातार सैया दीदी लोग के माध्यम से अभी तक चल रहा है। उसमें जो भी अगर ऐसा लक्षण, बुखार, सर्दी, खांसी जो भी लोग मिल रहे हैं उनको हम लोग आइसोलेट वहीं पर पंचायत स्तर पे ही कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, और उनके ट्रीटमेंट के साथ साथ उनका जांच भी हो रहा है। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो पॉजिटिव आने के साथ हमारे वो सेंटर में आते हैं, अगर पॉजिटिव नहीं है, वो उस टाइप के लक्षण है, तो उनको वहाँ पे रखकर आइसोलेट करके मेडिसिन दिया जाता है। जब वो ठीक होते हैं तो अपने घर वापस चले जाते हैं। तो इससे लोगों को लगता है कि नहीं, चलो हमको अपने पंचायत में ही रहने दिया जा रहा है, दूर हॉस्पिटल नहीं लेकर जा रहा है। तो ये सारी तैयारी हमारे जिले में हो चुकी है। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे, दुनिया भर में कई देशों में 50% से 300% तक अचानक से आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है पिछले एक सप्ताह में। तो क्या इस तरह के अगर आंकड़े देखने को मिलते हैं भारत में, या फिर झारखंड की बात करें, अचानक से तेजी से बढ़ोतरी? क्योंकि जो स्थिति अभी है, सरकार ने जो थोड़ी बहुत छूट दी है, लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। तो क्या अचानक से ये आंकड़े बढ़ने की संभावना है अगर ये तीसरी लहर आती है तो? और ये भी कहा गया है कि जो डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो पुराने वेरिएंट से ज़्यादा संक्रामक है, ज़्यादा तेजी से फैलता है। तो क्या उसका खतरा बना हुआ है? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि अगर अचानक से अगर हमारा ये संक्रमण दर बढ़ता है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमसे लापरवाही हुई है। कहीं ना कहीं हमारे छूट, जो भी हम लोगों ने छूट दे रखा, उसका लोगों ने मिसयूज किया है। और जब ये मतलब अगर इसको मिसयूज करेंगे तो 100% संक्रमण दर बढ़ेगा। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे रेलवे स्टेशन, बॉर्डर पे, बस स्टैंड, हर जगह हम लोगों ने स्टैटिक चेक पोस्ट लगा रखा है, जहाँ की डेली 2000 से 2500 डेली हम लोग रैट के माध्यम से जांच भी करवा रहे हैं। और बाकी जो हमारे हॉट स्पॉट एरिया है वहाँ पर भी हम लोगों ने अपने जो भी हमारा सिस्टम, जो भी हमारा उसके लिए मोबाइल टीम बना हुआ है, वो मोबाइल टीम भी हमारा काम कर रहा है हॉट स्पॉट एरिया में जाके। तो लगातार हम लोग नज़र रखे हैं। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अचानक से संक्रमण दर नहीं बढ़े। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पंचायत स्तर पे जो भी सही है, जो सारी सर्वे जो चल रहा है, उस सर्वे में यही होता है कि जो इस टाइप का लक्षण होता है, उस तरह के व्यक्ति को डिटेक्ट करके कि भाई जो इनको लक्षण है, तुरंत हम लोग उसको आइसोलेट कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग अभी उम्मीद नहीं करते हैं कि अचानक से संक्रमण दर में बढ़ोतरी होगी। खास करके हम लोगों ने अपने जिले में ये सारी सुविधाएं कर रखी है। और जो भी हमारा बॉर्डर भी है, जैसे हमारे बॉर्डर मैथन, निरसा मैथन हुआ, तो वहाँ भी हम लोगों ने लगातार जांच करवा ही रहे हैं बॉर्डर पे। तो इस तरह हमको लगता है कि अचानक से बढ़ने का खतरा तो अभी नहीं है, लेकिन अब आगे क्या करते हैं देखते हैं। अगर लोगों ने जरा भी अपना लापरवाही का परिचय दिया तो 100% इस संक्रमण दर को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है। जी, अगर हम कहें कि लोगों में सिविक सेंस का अभाव दिख रहा है तो ये कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये है राजकुमार जी, और आपसे ये पूछना बनता भी है, हमारे कोरोना जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फाइटर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ वर्कर, उनकी संख्या कई जगहों पर तो जब जरूरत थी तो बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन्हें लाया गया, लेकिन अब जब कोरोना का कहर कम हुआ है तो फिर कई जिलों से इस तरह की जानकारी आई है कि उन्हें हटाया गया है। तो क्या हम मैन पावर के लेवल पर इक्विप्ड हैं किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए, या और मैन पावर की जरूरत है? देखिए, हमारे ज़िले में जो भी मैन पावर पहले से जो या तो एजेंसी के थ्रू या हमारे
सिटीजन फाउंडेशन के थ्रू जितने लोग आए थे वो अभी भी कार्यरत हैं हमारे यहाँ। बस ये है कि उन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह मोबिलाइज किया गया है। जैसे कि मैक्सिमम मेरा मैन पावर अभी हम लोग चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वैक्सीनेट कर लें लोगों को। तो इसमें क्या है कि हमारा मोबाइल टीम भी चल रहा है, तो उसमें मैन पावर का ज़रूरत है। तो इसलिए हम लोगों ने मोबिलाइज किया है, ना कि मैन पावर को हटाया है। हम लोग एक जगह से दूसरे जगह मैन पावर को यूज़ कर रहे हैं। अभी हमारे बॉर्डर पे भी लगातार 24/7 हम लोगों ने स्टार्ट करवाया हुआ है, तो वहाँ भी मैन पावर का ज़रूरत है। तो ये शिफ्टिंग हुआ है, ना कि हटाया गया है। नहीं हटाने वाली हमारे जिले से कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है कि मैन पावर को हम लोगों ने हटाया है। जो मैन पावर अभी जो सेकेंड वेव तक काम की उन लोगों को अभी भी हम हमारे इसमें काम कर रहे हैं, हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और वो आगे भी करते ही रहेंगे। हटाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ शिफ्ट हुआ है कि यहाँ से किसी सेंटर से हटा के उनको मोबाइल टीम में। बिल्कुल, राजकुमार जी हमारे साथ बने हैं, कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके भी अपने सवाल हैं। मनोज एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी मनोज जी, क्या पूछना है आपको? जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कोरोना वॉरियर के बारे में आपका न्यूज आ रहा है, ये मैं देख रहा हूँ जी। तो मैं पीडीएस दुकानदार हूँ। अब पीडीएस दुकानदार को कोरोना वॉरियर्स का कोई भी सुविधा नहीं मिला। अभी हम लोग का राशन जो है हम लोग बायोमेट्रिक वितरण कर रहे हैं। जी, हम समझ रहे हैं। मनोज जी, आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपको वैक्सीन लग गया है मनोज जी? जी हाँ, वैक्सीन तो लग गया है जी। तो ये सबसे बड़ी पहल थी कि जो लोग अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं उन्हें चिन्हित करके उन्हें वैक्सीन का डोज दिया जाए, ताकि वो सुरक्षित हों और अन्य लोग जो उनके संपर्क में आते हैं उनके लिए खतरा कम हो। तो ये एक बड़ी कोशिश है सरकार की, और वो सुविधा आपको उपलब्ध कराई गई। आपसे ये जानना चाहेंगे हम बस कि आपकी दुकान पर जो आते हैं, क्या गाइडलाइंस का आप उनसे पालन करवाते हैं? पहला वैक्सीन तो मुझे लग चुका है जी। मेरे दुकान में जो भी आते हैं मैं उनसे मास्क के बिना एंट्री नहीं होने देता हूँ जी। और सैनिटाइजर वगैरह सब अपने ही हिसाब से मैं उपस्थित करके रखा हूँ। सबका हाथ सैनिटाइज करवाता हूँ, फिर बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगवाता हूँ। और उसके बाद भी हम लोग को काफी डर बना हुआ है सर जी, क्योंकि जिस हिसाब से ये कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, और आपका न्यूज देख रहा हूँ तीसरा वेरिएंट भी बता रहे हैं आप लोग न्यूज 11 में। बिल्कुल, हम वही बता रहे हैं जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, और हमारे साथ लगातार 2 लहर में लोगों की जान बचाने के लिए 24 घंटे मशक्कत करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। वैसे ही लोगों में से एक हैं डॉक्टर राजकुमार सिंह जी। एक बार फिर उनके पास चलते हैं। राजकुमार जी, ये जो मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पीडीएस डीलर हैं, इनका कहना है कि डर लगता है। तो ऐसे लोग तो सावधानी बरतेंगे, लेकिन वो लोग जो बहादुर बने घूमते हैं, खतरा उन्हीं से है। जी, ऐसे लोग भी हमारे समाज में बहुत ढेर सारे हैं जो कि बहादुर बन के घूम रहे हैं, लेकिन ये सारी बहादुरी धरी की धरी रह जाती है जब कोई भी अगर लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं। और मनोज जी को बता दिया जाए कि सेकंड वेव में हमारे पास ऐसे ढेर सारे बहादुर लोग आए थे जो कि ऐसे ही घूम रहे थे। और आपके मैंने खुद देखा था कि आपके न्यूज़ 11 पे कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिया था कि अरे सर ये तो मास्क वास्क ढकोसला है, ऐसा ऐसा। और वही आदमी हमारे पास, लकली वही आदमी हमारे पास संक्रमित होकर आया, और आज वो आदमी मास्क पहन के और सारा जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो सबसे ज़्यादा फॉलो करते हुए दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं तो आपने बताया जैसा दीपक जी की सिविक सेंस की कमी है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये कमी है कि नहीं अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। जब लोगों के ऊपर गुजरता है तब समझ में आता है कि कोविड क्या चीज़ है, कोविड-19 क्या चीज़ है, लोग क्यों बार बार ऐसे कर रहे हैं, बचाव के लिए लोगों को क्यों जागरूक किया जा रहा है। ऐसे कुछ लोग हैं हमारे समाज में, ऐसे ही लोगों को चिन्हित कर मैंने जो आर्थिक दंड की बात कही थी, ऐसे लोगों के ऊपर ही करना चाहिए। बिल्कुल। एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, राजधानी से सुरेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुरेंद्र जी, क्या कहना है या पूछना है आपको? डॉक्टर साहब से सवाल पूछना था। जी पूछिए। जी, मैंने एक्चुअली मुझे कोविड हुआ था, तो करीबन 3 महीना नहीं हुआ था मुझे, फिर भी मैंने वैक्सीन ले लिया है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? राजकुमार जी जी, ये पॉजिटिव हुए थे, 3 महीना होने से पहले इन्होंने वैक्सीन ले लिया है,
फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है जैसा बातचीत से लग रहा है, और ये पूछ रहे हैं आगे कोई खतरा तो नहीं? नहीं, इनको कोई खतरा नहीं। अगर इन्होंने वैक्सीन ले लिया कोई खतरा नहीं होता है कि कोविड जब आप निगेटिव होते हैं उसके 90 डेज के बाद हम लोग उनको वैक्सीनेट करते हैं। एक्चुअली ये 90 डेज जो भी पॉजिटिव होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी बना रहता है, तो ये दोनों चीज पैरेलल नहीं हो, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 90 डेज के बाद ही ले तो ज्यादा बेटर हो। अगर ले भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उनको। और जिन्होंने वैक्सीन का एक या दोनों डोज ले लिया है, क्या उनके लिए भी कोई स्पेशल गाइडलाइन है, या फिर वो खुद को महसूस कर सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए वो सक्षम है, या डर उनके लिए भी कुछ है? दीपक जी, मैं खुद अपने आप को एग्जांपल देता हूँ कि मैंने दोनों डोज लिया है और मैं अभी भी पॉजिटिव पेशेंट्स के बीच में रहता हूँ, और सारा कुछ मेरे साथ अभी तक ठीक ठाक है। मैं अपना जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको मैं फॉलो करता हूँ, और लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जितना पॉजिटिव पेशेंट्स के बीच में अभी हमारे सदर हॉस्पिटल में सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, तो जितना हम उनके बीच में रहते हैं तो हमको अभी तक कहीं से भी कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये लोगों को समझना चाहिए और एक एग्जाम्पल के तौर पर भी लेना चाहिए कि नहीं, हमारे डॉक्टर्स भी पहले डॉक्टर्स हो गए जितने भी फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, उन लोगों ने भी लिया है वैक्सीन, और अभी तक कहीं भी कोई हम लोग को परेशानी समझ में नहीं है। बिल्कुल। तो एक हमारे और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पारस जी जुड़े हुए हैं, क्या पूछना या कहना चाहेंगे पारस जी? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने कहा जैसे अभी एक डीलर बात कर रहे थे कि मेरे यहाँ वैक्सीन लग चुका है, मास्क कैसे कराऊं, पर अभी हम अपने वाइफ का मैं सदर में लेके गया था ये टीटी का इंजेक्शन लगाने के लिए, वहां भी तो सर वैसी है कि पूरा कोई कम से कम 500 आदमी भीड़ में थे, उसमें से हमको लगता है 70% आदमी मास्क में लगाए हुए हैं। इसी लापरवाही की बात कर रहे हैं हम पारस जी। पारस जी, आपने स्लॉट बुक कराया था? नहीं सर, वो तो ये टीटी का मैं तो स्लॉट बुक करा के मैं अपना वैक्सीन पहला डोज ले चुका हूँ। मैं प्रेग्नेंट का जो टीटी का होता है ना, वो उसका इंजेक्शन लेने गया था जी। चलिए, तो आपकी भी बात पूछ लेते हैं, इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं और शुरू से इसको लेकर लोगों को सतर्क भी कर रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार जी, और जगहों पर तो छोड़िए, वैक्सीन सेंटर पर भी लापरवाही देखने को मिलती है, इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक की ओर इशारा कर रहा है, तो हम ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि कोविड सेंटर पर जो वैक्सीन के लिए लोग पहुंच रहे हैं वहां भी लापरवाही है, वहां तो स्टाफ मौजूद हैं, वो क्यों नहीं लोगों को सतर्क करते हैं, या फिर वहां उचित व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, हम बात कर रहे हैं कोरोना रिटर्न्स की। जी हां, उन संभावित खतरों की बात कर रहे हैं जो अगले 100 दिनों तक रहना देख सकते हैं। तीसरी लहर को लेकर अगले 100 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। तीसरी लहर की तैयारी में कोताही की तो नपेंगे अधिकारी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है, बाहर से आने वालों की जांच हो, आइसोलेशन की छूट नहीं है। सभी जिलों के कंट्रोल रूम में अतिरिक्त भंडार गृह बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। कंट्रोल रूम को मजबूत बनाए जाने और उपकरणों के सही रखरखाव के निर्देश दिए गए हैं। 50 या उससे अधिक बेड की क्षमता वाले निजी अस्पतालों में भी पीएसए ऑक्सीजन अलॉट किए जाएंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपलों के लक्ष्य के अनुरूप जांच कराए जाएंगे। सभी सरकारी अस्पतालों में हर हाल में 30 जुलाई तक पीएसए ऑक्सीजन सप्लाई पूरा किया जाना जरूरी हो गया है। स्पष्ट निर्देश है, और अगर इसमें कोई कोताही बरती गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हम इसी मामले पर लगातार बात कर रहे हैं। सदर अस्पताल धनबाद के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजकुमार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर कौशल कुमार, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। तो पहले कौशल जी के पास एक बार चलते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कौशल जी, जो हालात दूसरे लहर में लोगों ने देखे हैं,
हम चाहेंगे कि आप एक बार लोगों को वो खौफनाक मंजर फिर से याद दिला दें। ऐसा लग रहा है कि लोग भूल गए और फिर से बाजारों में धक्का मुक्की हो रही है, लोगों की भीड़ हाट में, शॉपिंग मॉल्स में जुट रही है। तो हम चाहेंगे उन परिस्थितियों की याद एक बार आप लोगों को दिलाएं। क्या स्थिति होती है जब कोई कोरोना संक्रमित होता है और धीरे धीरे या फिर तुरंत उसकी तबीयत काफी बिगड़ जाती है? देखिए, सबको मेरी तरफ से बताना जरूरी है कि पिछली बार जो गलतियां हमने की हैं, जिसके चलते दूसरी लहर के का जो खामियाजा हमने भुगता है, यहाँ तक कि मतलब सबको, किसी को आशा अनुरूप नहीं था कि दूसरी लहर आएगी और इस तरीका से आएगी कि हमारे पास ऑक्सीजन का भी कमी हो जाएगा। मतलब ये अकल्पनीय था। हम लोग इतने साल से 17 साल से मेडिकल कैरियर में हूँ, कभी ऐसा नहीं सोच सकता कि ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी, जो कि नेचुरली मिलता है। ऊपर से इतने प्लांट्स हैं, इतना ये, कभी हम लोग नहीं सोचे थे कि ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग फैक्टर पहुंच जाएगा, कि हम लोग ऑक्सीजन का बेड्स नहीं दे पाएंगे किसी को जरूरत हो तो। ऐसी परिस्थिति आई कि पेशेंट बाहर है हॉस्पिटल के, एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन आप अंदर जगह नहीं है, कहीं पे बेड नहीं दे सक रहे थे। ये वाली चीज परिस्थिति पिछली बार इतनी सॉरी इतना बार बोला है हमने बेड्स के लिए। सबके पास फोन आते होंगे, आपके पास भी आते होंगे, कि हमारे पास आ रहे थे, बाकी लोगों के पास इतने फोन पे सिर्फ इसलिए कि बेड्स मिल जाए, कहीं ऑक्सीजन मिल जाए। ये चीज देखिए, कोविड खत्म हो जाएगा ये मैं नहीं बोल सकता कि हम ये करेंगे तो, लेकिन लहर वाली चोट नहीं खानी है। पहली लहर को हमने तब भी लॉकडाउन के चलते और थोड़ा हम उस समय सतर्क थे तो उतना चोट नहीं हुआ। दूसरी लहर में हम एकदम पूरा लापरवाह हो गए थे, हमारा स्टाइल चेंज हो गया। नए साल से ही पार्टियां और सब चीज शुरू हो गई। होली तक पूरा लोगों ने काफी पार्टियां की। सुपर स्प्रेडर इवेंट बोलते हैं हम लोग पार्टीज को। ये एक जगह से ही अचानक आप 100 लोग को फैला सकते हैं। ये उसी समय तक इतनी अचानक हमने लापरवाही बरती कि सेकेंड वेव में जो हमने देख चुका है कि बेड दिलाने के लिए आपको 100 फोन करना पड़ता था, और रोज 100 फोन आ रहा है, उसमें से आप 5 लोग खाली होगा तो बेड का स्थिति ऐसी मंजर थी कि आप सोच नहीं सकते कि ये मंजर फिर से हो। हम लोग सब कोई, पूरी सरकार ने, सबने अभी इस बार पूरा जोर लगाया हुआ है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी भी सुदृढ़ नहीं है कि पूरा क्या कहते हैं, आप लहर में आओ और संभाल लेगा। 1000 बेड पे। यही हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले डॉक्टर राजकुमार से कि कितनी भी तैयारी क्यों ना कर लें, अगर लहर की चोट पड़ती है तो सारी तैयारियां कम हो जाएंगी। और कौशल जी, आपने पार्टीज का जिक्र किया और होली और 1 जनवरी का जिक्र किया, तो ऐसे में अभी जो हालात दिख रहे हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, तो ये जान से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। देखिए, जान से खिलवाड़ तो कर ही रहे, साथ में बाकी के जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। और पूरी के पूरी क्या कहते हैं, क्या होता है, जब तक आप खुद फील नहीं करते। फर्स्ट वेव में क्या था ना, सेकेंड वेव में सबको समझाता था, मार्च में भी बता रहा था सब जगह कि आप क्या कहते हैं ना, इसको थोड़ा कंट्रोल रखना है। तो क्या फर्स्ट वेव में बहुत कम फैमिलीज हिट हुए थे, बहुत कम फैमिली में, किसी फैमिली में हुआ था कोविड, किसी में सीरियस हुआ था। लेकिन दूसरे वेव में तो बहुत बार समझाना नहीं पड़ा। अब मई में तो हुआ था, अप्रैल लास्ट में खुद लोग लॉकडाउन कर रहे थे, जो क्या कहते हैं अपने से सेल्फ लॉकडाउन में जा रहे थे, क्योंकि समझाना नहीं पड़ रहा था इतना। इस बार तो सबने देखा हुआ है मंजर, इस बार बताने की जरूरत नहीं कि हॉस्पिटल में ऐसी स्थिति थी। पहले वेव में हम लोग बताते थे कि पेशेंट्स को ऑक्सीजन का इतना दिक्कत होता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने पे वेंटिलेटर रख के बिल्कुल आप बता रहे हैं, आप वहां मौजूद थे, हमने भी स्थिति को बहुत नजदीक से देखा है। रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं उन हालातों को याद करके। फिलहाल एक दर्शक जुड़े हुए हैं, मोहम्मद राशिद जुड़े हुए हैं हजारीबाग से। राशिद जी, कुछ पूछना है आपको या कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए। राशिद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, बताइए। जी बोलिए। कि हमारे भाई ने वैक्सीन लिए हैं, वैक्सीन लेने के बाद भाई को फीवर आ रहा है, क्या करना चाहिए? वैक्सीन के बाद फीवर आ रहा है, वैसे तो चलिए एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद ही हैं तो उनसे पूछ लेते हैं। डॉक्टर कौशल, क्या ये नॉर्मल है या फिर कुछ एबनॉर्मलिटी है? देखिए, टीका लगने के बाद फीवर आना सबसे कॉमन सिम्टम है, और हाथ में दर्द होना 1, 2 दिन, 3 दिन तक भी फीवर आना नॉर्मल है। क्योंकि बच्चों में भी टीका लगता है तो सबको जिस दिन आता है उसके नेक्स्ट दिन बच्चों को फीवर आता है। हम लोग कोविड में भी ये लगभग कॉमन है कि सबसे कॉमन सिम्टम है कि रात
12-13 घंटे के बाद पहली बार ठंड लग के बुखार आती है। और जिनको कोरोना हुआ है पिछली बार या पहले हुआ है हल्का, तो उनको और ज्यादा चांसेस है कि फीवर आता है जी। तो वो 2-3 दिन तक बुखार रहता है। लेकिन अगर किसी को हफ्ते भर बाद बुखार हो रहा है या 10 दिन हो गया और उसके बाद भी बुखार आ रहा है वैक्सीन लेने के बाद, तो फिर आरटीपीसीआर जांच कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जहां वैक्सीनेशन सेंटर है या वहां पे कहीं एक्सपोजर लिया या कहीं उसके बीच में, अभी इतनी जगह एक्सपोजर के हैं कि आप अभी मार्केट भी वैसे ही हो चुका है, खुल चुका है, तो कहाँ एक्सपोजर लिया, तो वो फिर जांच कराना बनता है। बिल्कुल। वैक्सीन लेने के बाद विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए लोगों को। सतर्कता, ये तो अंदाजा सबको मालूम है कि लगभग फीवर आ रहा है, 1-2 दिन फीवर आता है सबको, मतलब किसी को 1 एपिसोड आ रहा है, किसी को 2-3 एपिसोड्स भी आ रहे हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद फीवर नहीं आ रहे। वैक्सीन जहां लगवाने जा रहे हैं वहां भी सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है जी। क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, लोग थोड़ा ज्यादा ही वैक्सीन लेने जा रहे, भीड़ लगा हुआ, वैसे सेंटर में वैसे भीड़ नहीं लगाए, आराम से सबको टाइम स्लॉट मिल रहा है जी। ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर्स में ना आप टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि इस टाइम के बीच में जाएंगे, आप उसी टाइम पे अपना नियमित समय पे जाएं, और बीच में जाके ज्यादा भीड़ लगाने से कोई जल्दी मिल जाएगा ऐसा तो है नहीं, और सब तरीके से मिल रहा है। वैक्सीन लगाने में इतना टाइम नहीं लगता, बहुत 2 मिनट का समय लगता है, तो बिल्कुल अपने समय अनुसार जाएं और जिस समय में जिसको स्लॉट मिला है उस स्लॉट में जाके वैक्सीन लेंगे। बिल्कुल। ब्रेक से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि वैक्सीन सेंटर पर भीड़ उमड़ पड़ रही है। डॉक्टर राजकुमार, सेंटर्स पर स्पेशल प्रिकॉशंस की आवश्यकता महसूस हो रही है? देखिए दीपक जी, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोगों की भीड़ काफ़ी उमड़ी हुई है वैक्सीनेशन के लिए, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एक समय था कि जब हम लोग वैक्सीन ले लेकर घूमते थे और लोग तैयार नहीं होते थे, रेडी नहीं होते थे, एक ही क्वेश्चन करते थे कि अगर कुछ होता है तो सरकार क्या करेगा मेरे साथ, या सरकार हमारे लिए क्या करे। लेकिन आज के डेट में एकदम परिस्थितियाँ एकदम बदल गई हैं और लोग, हर आदमी चाह रहा है कि हम पहले अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं जी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भीड़ उमड़ पड़ी है। तो फिर भी हम लोगों ने अभी हम अपने सेंटर्स पे ये स्टार्ट करवा दिए कि बिना मास्क के आपको वैक्सीन नहीं मिलेगा, और जो लोग लाइन में खड़े हैं उनको भी वैक्सीन चाहिए, और एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आप लोग जी सुन रहे हैं राजकुमार जी? चलिए, तकनीकी वजहों से आवाज रुक गई है, हम फिर आपके पास आएंगे। बहरहाल कौशल जी के पास चलते हैं, और कौशल जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब लोग कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, वो तो पता रिपोर्ट आने के बाद चलता है, लेकिन उससे पहले अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स जो हैं दूसरी बीमारियों से संबंधित, उनके स्थिति में अगर वो जांच कराने पहुंच जाएं, कितना अच्छा रहेगा? देखिए, कोविड का जैसे ही लक्षण ना, जो शुरुआती लक्षण है बाकी फ्लू के जैसा ही होता है। जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी है, वही नॉर्मल जो हर साल सीजनल फ्लू होती है, उसी तरीके से लक्षण है। सर्दी हल्का लगना, नाक जाम होना, खांसी होनी हल्के, गले में खिचखिच लगना, आंख से पानी आना, फीवर नॉर्मल। इसके सिवाय बदन दर्द और थोड़ा सर दर्द, इसमें थोड़ा ज्यादा बदन दर्द और सर दर्द इस बुखार में बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इसी तरीके के सिम्टम्स आती है। इसलिए दूसरा कुछ नहीं, ये बताना बहुत बहुत दिक्कत है जब तक आप कुछ आरटीपीसीआर या कोई जांच नहीं करा लेते हैं। तो असल में क्या है ना कि जिसको भी ये लक्षण लगे ना, तो जिसको मुझे आया है आज शाम से अचानक फीवर लगा, बहुत बार इस बार हो रहा है ना, अभी बरसात का सीजन है, बरसात के सीजन में क्या है, बाहर निकले आप जिस दिन भींगे दूसरे दिन फीवर आ जाता है। लोग उसके बाद क्या कहते हैं, तो उसमें भी फीवर है, कोविड का फीवर है, नॉर्मल फीवर है, ये डिफरेंशिएट करना तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि 1-2 दिन में अगर वो सिर्फ बरसात वाली फीवर होगी ना, तो एक दिन रहती है, 2 दिन रहती है, नहीं रहेगी, फिर कोई सिम्टम्स भी इतना ज्यादा नहीं रहता। लेकिन अगर 2 दिन 3 दिन भी है तो आप आइसोलेट तो कर ही लो अपने आप को घर में। अगर आइसोलेशन फैसिलिटी है तो आइसोलेट कर लो अपने आप को, और उसके बाद आरटीपीसीआर न कराना जल्दी, ये ज्यादा अच्छा है। ये जानने में भी इससे 2 फायदे हैं। हमारे पिछले लहर में दिक्कत क्या हुआ था, सारे पेशेंट ना सीवियर कोविड निमोनिया के साथ आ रहे थे जिसके चलते सबको हॉस्पिटल जरूरत पड़ रहा था, और हम लोग जो हॉस्पिटल्स में बेड नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि नॉर्मल माइल्ड अगर क्या कहते हैं नॉर्मल कोविड फ्लू है तब तो हॉस्पिटल जाने का जरूरत ही नहीं है। आप क्या कहते हैं नॉर्मल जो सर्दी खांसी और फीवर के लिए जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं, बस उसी से ठीक है। मल्टीविटामिन साथ में आप ले सकते हैं, विटामिन सी है। लेकिन
कोविड निमोनिया में भी ज्यादातर में हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। माइल्ड कोविड निमोनिया में हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ता मैक्सिमम टाइम, आप डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत पड़ता है। और ये जो माइल्ड निमोनिया है ना, ये हॉस्पिटल में ना जाए तो क्या होता है कि मॉडरेट और जो सीवियर वाले जिनको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा वो लोग के लिए हॉस्पिटल में बेड्स हो। तो ये वाला चीज क्या होगा, आपको पहले से मालूम हो गया कि मुझे कोविड हुआ है, मैं अभी फ्लू से ग्रसित हूं, अभी कोविड का फ्लू हुआ है, फ्लू के सिम्टम्स हैं, लेकिन जैसे ही निमोनिया के हल्के भी सिम्टम्स लगे तो आप जांच करा के दवा ले सकते हैं। बिल्कुल, तो जांच जरूर कराएं, हल्के में ना लें। फिलहाल एक दर्शक जुड़े हुए हैं धनबाद से। जी पूछिए, कुछ पूछना है आपको तो। हेलो जी बोलिए। हेलो सर, बस्ती सिंह चौधरी बोल रहा हूँ जी। मैंने सर फर्स्ट डोज सेकंड डोज दोनों ले लिए हैं। सेकंड डोज को फाइनल सर्टिफिकेट नहीं मिला। वो लोग बोला प्रज्ञा केंद्र से निकाल लीजिए, तो प्रज्ञा केंद्र में गए तो वो लोग निकालने बोलता है आपका एंट्री नहीं, आपका नहीं निकलेगा। नहीं, तो चलिए, सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। फिलहाल जरूरी ये है कि आपने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं। आपका मैसेज भी आपको ये बताने के लिए काफी है, आपको भरोसा होना चाहिए क्योंकि आपने डोज लिया है। सर्टिफिकेट की उस तरह की कोई अहमियत अभी के समय में दिखती नहीं है, वो बस आपकी सांत्वना के लिए है कि हाँ आपने दोनों डोज ले लिया है। या कौशल जी, इससे ज्यादा सर्टिफिकेट की कुछ आवश्यकता भी है? देखिए, असल में सर्टिफिकेट का अभी जरूरत सिर्फ यही होगा जिसको अभी विदेश जानी है या वहां पे किसी को जरूरत पड़ा हो सकता है, वहां पे आपको टेस्ट मतलब जाने के टिकट आजकल होता है 24 घंटे 36 घंटा पहले आपको RT-PCR का रिपोर्ट देना है निगेटिव। लेकिन जो वैक्सीनेटेड है मेरे ख्याल से उनको इसमें फ्री है कि आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है एक दिन पहले। ये इसलिए सर्टिफिकेट वैसे कोविन ऐप में मिल जाएगा, जो रेफरेंस आईडी है आपका और मोबाइल नंबर है उस पर निकल के कोविन ऐप से निकल जाता है। तो किसी भी जगह निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपके मोबाइल में रेफरेंस आईडी अगर आया है तो उससे आप आराम से कोविन ऐप में जाके अपने मोबाइल नंबर और रेफरेंस आईडी डाल के निकाल सकते हैं। चलिए, फिर से हम वापस लौटते हैं और हम बात कर रहे हैं किस तरह की स्थितियां बनती है और तबीयत खराब होने पर किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तबीयत आपकी ज़्यादा खराब है तो सबसे पहले डॉक्टर से मिले। लेकिन डॉक्टर कौशल, एक समस्या ये भी आ रही है कि लोग खुद से डॉक्टर बन जा रहे हैं। इतने माध्यम हैं जानकारी के, दवाओं की इतनी जानकारी अलग अलग माध्यमों से मिल रही है, तो क्या ये सही है कि अगर तबीयत बिगड़ती है तो लोग खुद से दवा ले लें या अभी के समय में तो जरूर से जरूर डॉक्टरी सलाह लें? देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोविड फ्लू के जब होंगे सिम्टम्स वो बाकी फ्लू के जैसे ही होंगे और उनका ट्रीटमेंट भी मोर और लेस फ्लू का में जैसे आप पैरासीटामोल लेते हैं बुखार के लिए, सर्दी के लिए कफ सिरप, एक खांसी के लिए लिया, सर्दी के लिए कोई मॉन्टेरेल्सी ऐसा टैबलेट लेते हैं, मॉन्टिल्यूकास लेते हैं, इतना नॉर्मल आप किसी भी फ्लू में करते हो तो ये तो चलेगा। लेकिन पहले भी, जैसे मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में भी दोहरा चुका हूं कि अगर 4 से 5 दिन के बाद सिम्टम्स आ रही है, बुखार रह रहा है, तो हमें बचपन में भी यही सिखाया गया था, वायरल फ्लू है 5 दिन से अधिक है तो भाई डॉक्टर को जाके दिखाओ, क्योंकि 4 से 5 दिन के बाद वायरल का नॉर्मल सिम्टम्स खत्म हो जाता है। 5 दिन के बाद है तो मतलब वो वायरस कहीं ना कहीं और स्प्रेड कर रहा है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम लोग बोलते हैं, नाक से लेके यहाँ गले तक, यहाँ तक है तब तो आपको सिम्टम्स ये सब आएंगी। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाएगा, फेफड़ों के अंदर जाएगा तो सारे सिम्टम्स और खांसियां दूसरे तरह से आएंगी, इरिटेशन वाली नहीं, आप चलने से खांसने लगोगे, आप ऊपर चलोगे तो सांस थोड़ी सी फूलेगी। बहुत बार सांस फूलना पता नहीं चलता लोगों को, सिर्फ ये पता चलता है कि मुझे थोड़ा कमजोरी लग रहा है। वो कमजोरी नहीं होता, वो सांस फूलना शुरू हो गया, आपका थोड़ा सांस थोड़ा तेज चल रहा है जो आपको कमजोरी जैसा लग रहा है, क्योंकि आप थोड़े बाथरूम तक भी जा रहे हैं तो थक रहे, थोड़ा दूर चल रहे हैं, एक सीढ़ी चढ़ लिया तो थक गए, तो वो हुआ कि आपको हल्की निमोनिया के लक्षण आना शुरू हो गए। वहां पे आप डॉक्टरी परामर्श जरूर लें। हल्का सा भी स्पेशली मैं बता रहा हूँ, ओल्ड एज में जो सबसे कॉमन कंप्लेन है, एल्डरलीज में हमारा जितना भी निमोनिया भी है ना, जिनको सबसे कॉमन कंप्लेन है कि ना 4 दिन से खा नहीं रहे हैं और कमजोर हुए हैं, चल फिर नहीं रहे, अपने बेड पे ही ज्यादा रह रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं कि थक जा रहे हैं, उनको लग रहा है, और वो निमोनिया का लक्षण है, क्योंकि उनको खांसी भी नहीं होगी, बुखार भी नहीं होगा। लेकिन अगर खा नहीं रहा है कोई, 4 दिन 5 दिन 3-4 दिन हो गया खाना नहीं खा रहे अच्छे से, आप उनको क्या कहते हैं, और उसके बाद अपने एक्टिविटी लेवल भी डाउन है। सेम वाइज बच्चे भी सेम तरीके से होते हैं, खाना नहीं खाएंगे, दूध अच्छा से नहीं पी रहा, खाना नहीं खा रहा, एक्टिविटी लेवल डाउन है, बच्चा खेलता कूदता था, खेल नहीं रहा है। तो इसलिए बड़े और बूढ़े ना, बच्चे और जो बूढ़े वाले एज है, ये दोनों ग्रुप में ना आपको सारे सिम्टम्स मिले जरूरी नहीं हो, लेकिन खाना नहीं खा रहे हैं, 3-4 दिन से उनको भूख ही नहीं लग रहा है, खाना कितना भी दे रहे नहीं खा रहे हैं, सुस्त भी लग रहे हैं, ये भी, इसमें भी डॉक्टरी परामर्श की जरूरत है। इसे बिल्कुल, एक दर्शक दुमका से जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। पूछिए, क्या पूछना है आपको?
जी बोलिए। हाँ सर, ये जानना है क्या कि जैसे किसी का ब्लड प्रेशर हाई है और शुगर भी है, तो क्या उसको वैक्सीन लेने से कोई दिक्कत है? कौशल जी, एक आम समस्या है लोगों की, कई तरह की पहले से बीमारियां रहती है, खासतौर पर हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की बहुत कॉमन बीमारी अब आजकल हो गई है। तो ऐसे लोगों को वैक्सीन लेने से पहले किस तरह की हिदायत देना चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों के लिए ही पिछली बार 1 मार्च से ही 45 साल के से 60 साल को भी अलाउ किया गया था, जिनको ये सब बीमारियां वैक्सीन लेने के, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे सरकार ने दिया था, क्योंकि ऐसे 60 साल के ऊपर वाले लोगों को 1 मार्च से अलाउ हुआ था। लेकिन जो भी 45 साल के ऊपर है, जिनको शुगर या बीपी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, अस्थमा है, दमा के सिवाय और कुछ बीमारियां हैं, सबको पहले मिला था, प्रायोरिटी बेसिस पे उनको मिला था कि उस एज ग्रुप को ज्यादा रिस्क में है और उस जिनके साथ बीमारियां हैं वो ज्यादा रिस्क में है, उस 45 के एज होके भी ज्यादा रिस्क में है क्योंकि वो कमजोर हैं थोड़ा जी। तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पे सरकार ने पिछली बार ही 1 मार्च से उनको अलाउ किया कि आप वैक्सीन ले लो। इनफैक्ट सेकंड वेव स्टार्ट होने के पहले ही, क्योंकि उनको इसलिए देना था क्योंकि आप कमजोर है, आपको बीमारी से ज्यादा दिक्कत है वैक्सीन से दिक्कत होने से ज्यादा। वैक्सीन लगने से आपका 0.01% अभी जो डेटा बोल रहा है कि कुछ रिस्क फैक्टर होगा, किसी को थोड़ा ज्यादा तबियत वो तो किसी न किसी को किसी तरह का रिस्क देखिए, वो तो पैरासीटामोल भी आप देते हैं तो 1000 लोगों को दोगे तो एक को रिएक्शन हो सकता है, तो सेम वाइज वैक्सीन में। लेकिन अब जब कोविड हो गया तो उसमें 10% रिस्क है आपको खराब होने का, तो आप दोनों के बीच का रिस्क को कंपेयर करो 0.01 और 10, तो काफी अंतर है। इतना अंतर को आपको समझदारी दिखानी होगी कि बीपी शुगर जिनको सबको प्रायोरिटी दिया गया था। हाँ, एक चीज मैं जरूर हिदायत दूंगा कि आप अगर बीपी शुगर का दवा खा रहे हैं जी, और क्या कहते हैं बाकी हार्ट के बीच, तो आप कंट्रोल है कि नहीं कैसा, ये इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन लेने पर ऐसा नहीं कि आपका बीपी कुछ कंट्रोल ही नहीं है, आपका बीपी 180 190 ऊपर के चल रही है और आपका बीपी कंट्रोल नहीं है जो दवाओं से, तो मैं ये चाहूंगा कि आप जिस डॉक्टर जिन भी फिजिशियन से आप परामर्श लेते हैं बीपी के लिए, आपका अगर कंट्रोल अच्छा नहीं चल रहा है तो कम से कम कंट्रोल में लेने का जरूर प्रयास करें उस वीक के पहले कि कंट्रोल में रहे बीपी शुगर, क्योंकि थोड़ा सा बीपी का फ्लक्चुएशन मामूली देखा जा सकता है, स्पेशली अगर फीवर एक दिन आया तो बीपी तो हल्की बढ़ेगी। अब उसको वैक्सीन से रिलेट करना भी पूरा नहीं है, लेकिन आप अगर आपका बीपी और शुगर और इन सब बीमारियां कंट्रोल में नहीं है तो मैं ऐसे भी आपको जाना चाहिए परामर्श के लिए। नेचुरली आपको अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो आपको पहले डॉक्टर से परामर्श ले उसके बाद वैक्सीन के लिए चले जाए। बिल्कुल। और डॉक्टर कौशल, हमारा ये आदत एक तरह से कह लें, हमारी ये गलत ही आदत कह लें कि हम जब आग लगती है तभी कुआं खोदने की तैयारी करते हैं। जब लहर आई तो हमने इम्यूनिटी बूस्टर्स का रुख किया, काढ़ा पीना शुरू किया, तरह तरह की सावधानियां बरतने लगे, और अब जब लग रहा है कि कोरोना का असर कम हो गया है, न के बराबर है, तो फिर लापरवाह होते जा रहे हैं। तो हमने जो प्रिकॉशंस पहले लिए थे, जो लोग उसे अभी भी कैरी ऑन कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, या फिर उसमें भी कोई खतरा है, उसके लिए भी कुछ खास बातें ध्यान रखनी चाहिए, और जिन लोगों ने प्रिकॉशंस लेने बंद कर दिए हैं उन्हें कुछ विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए? देखिए, लहर आने के बाद अब सतर्कता जो बरतते हैं वो तो बरते, लेकिन उसके बाद भी बरतने के बाद भी बहुत चीज हुआ जो आपके कंट्रोल में नहीं था। लेकिन अभी क्या है, अब उस समय उसके बाद मैं देख रहा हूँ मई से लोगों ने इतनी अच्छी लाइफस्टाइल और इतनी अच्छा ये क्या घर का खाना खा रहे हैं, लॉकडाउन लगने के बाद सब चीज अच्छा हेल्दी कर रहे हैं। इनफैक्ट दूसरी बीमारियां भी कम हो गई है जी। जो सच्चाई है कि सिर्फ कोविड नहीं कम हुआ है, दूसरी बीमारियां भी कम हो गई है। जिनका फैटी लिवर था, जिनका बाकी चीज था, वो भी कंट्रोल कर लिया है। बाकी शुगर बीपी भी अच्छा कंट्रोल हो रहा है क्योंकि घर में है, आराम से सब अपना लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज ऐड कर लिया है सबने, सब अच्छा घर खाना खा रहे हैं, तो पार्टीज बंद हो गई हैं, बाकी चीज का ये है। तो नॉर्मली इस समय अच्छा था, ये हम लोग को आगे भी करना है। सिर्फ अभी इस लहर को रोकने के लिए भी कंटिन्यू रखना है कि आप अपने आप को कंटिन्यू रखें कि कुछ एक्सरसाइज हो रहा है, कोई योगा कर रहे हैं, कोई जो योगा कर सकते हैं योगा करें, जो प्राणायाम कर सकते हैं प्राणायाम करें, कुछ गर्म पानी और ये सब चीज का सतर्कता पीने के लिए, और स्टीम लेना, ये सब में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब लेते भी रहे, कोई अच्छी चीज है, इनसे कोई हार्म नहीं है। काढ़े के बारे में थोड़ा सा है सबको संशय, लेकिन काढ़े में मुझे लगता है तुलसी या अदरक की चाय से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कौशल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण वक्त देने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और एक
जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। सरकार ने जिस गाइडलाइंस को आपकी सुरक्षा के लिए जारी किया है, उन गाइडलाइंस का तो कम से कम पालन करें, क्योंकि कितनी भी तैयारी अगर हम कर लेते हैं इलाज के लिए, लेकिन अगर लहर की चोट पड़ती है तो सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। इतनी संख्या में संक्रमित अगर सामने आएंगे जिस तरह से दूसरे देशों में आ रहे हैं, तो यहाँ पूरी तैयारी पर्याप्त नहीं होगी। तो ऐसे में हमें सतर्क रहना जरूरी है, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से परहेज करें, बाहर तभी निकलें जब बहुत जरूरी है, और निकलें तो मास्क लगाकर ही निकलें। सैनिटाइजर, साबुन या हैंड वॉश का प्रयोग नियमित तौर पर करते रहें, सुरक्षित रहें, और सुरक्षित ज़्यादा होने के लिए वयस्क हैं जो वो वैक्सीन के दोनों डोज जरूर लें। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।